हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग बहुत दिन से मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे थे और वीडियो आने में थोड़ा देर भी हो रहा था। दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने जहाँ से अपने करियर की शुरुआत की है, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, मैं अपने घर पटना आया हूँ, मैं होम टाउन पे अपने आया हुआ हूँ। तो यार मैं सोचा कि थोड़ा ठहरना चाहिए, थोड़ा आराम लेना चाहिए। जहाँ से आप सफ़र की शुरुआत करते हैं और अगर आप वहाँ पहुँचते हैं ना, तो आप वहाँ पे थोड़ा ठहराव चाहते हैं, वहाँ पर थोड़ा फिर से जीना चाहते हैं। तो मैं अभी पटना आया हुआ हूँ, जिस कारण से थोड़ा वीडियो में आप लोग को लेट हुआ हो, लेकिन कोई बात नहीं। हम आज से फिर से आपके वीडियो रिज्यूम कर रहे हैं और एक बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं उस दिन बैठा हुआ था तो कुछ प्लानिंग नहीं कर रहा था, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट कर रहा था, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा था, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, इस कड़ी में कुछ ऐसे अनुभव भी हैं जिसे मैंने फील किया है और कुछ ऐसे चीज़ भी हैं जो मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं उसे मैं बता दूं कि आज मैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स आईई रूल्स की चर्चा करने वाला हूं। आप लोगों की डिमांड थी कि सर टेक्निकल पे कुछ वर्क कीजिए, टेक्निकल पे कुछ पढ़ाइए, तो मैंने टेक्निकल का शुरुआत आज सोचा है कि सबसे पहले यहीं से करूं और डेली बेसिस पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको ट्रांसफार्मर मशीन, डीसी मशीन, तो मैंने सोचा सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करें। और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स जो आपके लिए डेफिनेटली बहुत यूजफुल हैं, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको एसएससी ने हर एग्जाम्स में, चाहे किसी भी आप टेक्निकल एग्जाम्स देते हैं, तो आपको वहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने ये कोशिश किया है कि आपके लिए वो सारे जो टॉपिक्स हैं, जो सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करवा दूं। और जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि डीसी मशीन, एसी मशीन और जितने भी ये ट्रांसफार्मर वगैरह के क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट पूरा तो नहीं लेकिन उतना जरूर करवा दो जिससे आपके क्वेश्चंस एटलीस्ट एग्जाम में कुछ बन जाए और आपको अच्छी तरह से हेल्प हो जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, जो कि आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, दैट मीन्स आई रूल्स, जो कि 1956 में फ्रेम हुआ। उसके इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको यहाँ शेयर करता हूँ, अच्छे से डिस्कस से बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी चीज आपको बताऊं वो टू दी पॉइंट रहेगा, और आप एक चीज याद रखें कि उसे आपको रट लेना है, याद कर लेना है, चाहे जैसे कीजिए आपको कर लेना है, ताकि आपके एसएससी के एग्जाम्स में या किसी भी नॉन टेक्निकल एग्जाम्स में, सॉरी टेक्निकल एग्जाम्स में, चाहे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एनएचपीसी, पीजीसी, आईएल, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें आपके क्वेश्चंस ना छूटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला टेक्निकल सेशन, जो कि बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का सेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956। दोस्तों, एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी है, वो भी मैं बताऊंगा, उसके भी लेक्चर्स लाऊंगा। उसमें भी जो जो चीज़ फ्रेम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई रूल्स, दैट मीन्स इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि टोटल नंबर ऑफ रूल्स कितने हैं। दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ रूल्स अगर आप कहीं ऑफिशियल डाटा पे जाइएगा तो 143 दिखेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको किसी बुक्स में या वगैरह कहीं रेफरेंस दिखेगा तो 146 दिख जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल नंबर ऑफ रूल्स 143 टू 146 के बीच में ही है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि यहाँ पे मैंने आपके लिए लाए हैं, जो कि आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आई रूल्स। देखिए, मैंने लेफ्ट साइड में आई रूल्स लिख दिया है और राइट साइड में अबाउट की वो क्या डिस्क्रिप्शन देते हैं, क्या आपको बताता है, किस चीज़ से रिलेटेड वो रूल्स है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन आई रूल्स 29 के साथ। दोस्तों, आई रूल्स 29 आपसे ये कहता है, आपको यह चीज़ बताता है कि कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, प्रोटेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड अपैरेटस। देखिए दोस्तों, जितने भी मेंटेनेंस, ऑपरेशन और इंस्टॉलेशन रिलेटेड टर्म्स हैं वो आई रूल्स 29 में मेंशन्ड है। अगर आपसे पूछ दे कि कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइंस एंड अपैरेटस किस रूल के थ्रू मेंशन्ड है, तो आपको याद रखना है ये आई रूल 29 में मेंशन्ड है कि उसका कैसे रख रखाव करना है, उसका कैसे मेंटेनेंस करना है, किस तरह से उसको इंस्टॉलेशन करना है, किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइंस का क्या बेसिक टर्म्स होने चाहिए, क्या बेसिक फाउंडेशन होने चाहिए, वो 29 में, आई रूल 29 में मेंशन्ड है। चलिए बढ़ते हैं आई रूल 30 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए दोस्तों, एसएससी ने 2 बार सवाल पूछ चुका है आई रूल 30 से कि आई रूल 30 किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको सिंपली याद रखना है, ये सप्लाई लाइन से, सप्लाई मेंस लाइन से ये रिलेटेड है, जो कि कंज्यूमर प्रीमिसेस, दैट की किसी भी ग्राहक के घर पे, उसके आंगन में जो लगते हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स है कि सप्लाई लाइन्स, उससे डेफिनेटली जो टर्म है रिलेटेड उससे संबंधित है। तो आई रूल्स 30 जो है वो कंज्यूमर प्रीमिसेस में सप्लाई लाइन से रिलेटेड है, याद रखना है आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सप्लाई लाइन्स एंड अपैरेटस ऑन कंज्यूमर प्रीमिसेस, दैट की
डैट मीन्स कि कंज्यूमर के घर पे सप्लाई लाइन से और अपैरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए, क्या सेफ्टी उसमें होनी चाहिए, उसे इसमें मेंशनड है। चलिए बढ़ते हैं आई रूल्स 31 की तरफ। देखिए आई रूल्स 31 जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 के तहत मेंशनड है, उसमें कहा गया है कि कंज्यूमर प्रेमिसेस में क्या क्या कटआउट होने चाहिए। तो कटआउट ऑन कंज्यूमर प्रेमिसेज इलेक्ट्रिकल रूल 31 के तहत है। चलिए बढ़ते हैं 33 रूल्स नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, जिसको मैं स्टार मार्क करूँ, जिस रूल्स को मैं स्टार मार्क करूँ उसको आपको भूलना नहीं है, डेफिनेटली नहीं भूलना है, उसको आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे याद तो आपको सब कुछ रखना है, लेकिन जो मैं स्टार मार्क कर दूँ वो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए बढ़ते हैं आई रूल्स 33 की तरफ। देखिए टू मेंटेन कंपलसरी अर्थिंग टर्मिनल ऑन कंज्यूमर्स प्रेमिसेस। देखिए अर्थिंग का प्रोविजन जो है कंज्यूमर के प्रेमिसेस में, मतलब उसके घर में अगर कहीं इंस्टॉलेशन हो रहे हैं तो आप अर्थिंग का जो प्रोविजन है वो आई रूल 33 में मेंशनड है। आपको याद रखना है। तो सबसे पहला स्टार मार्क आप पे आ रहा है स्क्रीन पे, आई रूल 33 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एसएससी ने 2 से 3 बार एग्जाम्स में पूछ रखे हैं, ना कि एसएससी। मैंने पीजीसीआईएल के पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं। जब एक बार मैं डीएमआरसी का पेपर देने गया था उस समय भी ये क्वेश्चन मेंशन था। तो याद रखना है कि आई रूल्स 33 जो है वो कंज्यूमर प्रीमिसेस में एक अर्थिंग पॉइंट होना चाहिए, एक अर्थिंग टर्मिनल होना चाहिए, उससे रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आई रूल 34 की तरफ। 34 जो रूल कहता है वो कहता है एसेसिबिलिटी ऑफ बेयर कंडक्टर्स। याद रखना है आई रूल 34 एसेसिबिलिटी ऑफ बेयर कंडक्टर्स। चलिए बढ़ते हैं आई रूल 35 की तरफ। देखिए दोस्तों, हम लोग कहीं भी देखते हैं कि डेंजर का जो नोटिस होता है, जो नोटिस बोर्ड होता है, कहीं पे यदि कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है या ऑपरेशन का काम चल रहा है या कहीं भी वोल्टेज रिलेटेड हाई वोल्टेज है, जैसे 125 से हाई वोल्टेज है, 250 से हाई वोल्टेज है, चाहे कहीं 440 से हाई वोल्टेज है, तो वहाँ पे अगर झुकाव है चाहे कहीं नीचे रूल में है तो वहाँ पे डेंजर का जो नोटिस होता है वो मेंशन करना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप किसी भी फील्ड में जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह फील्ड में जाएगा, अगर वहाँ पे किसी तरह का मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है तो वहाँ डेंजर का जो नोटिस बोर्ड टांगना है वो कंपलसरी होता है। तो वो किस रूल के तहत मेंशन है, तो वो 35 की तरह थ्रू मेंशन है कि डेंजर नोटिस का जो बोर्ड होता है वो लगाना होता है, और इसकी एटलीस्ट जो हाइट होनी चाहिए वो 2.5 मीटर होनी चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डेंजर नोटिस हाइट एबव 2.5 मीटर। दूसरा स्टार मार्क जो आ रहा है वो डेंजर नोटिस से रिलेटेड आ रहा है, जो कि आई रूल 35 में मेंशनड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, आई रूल 39। केबल्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय बिटुमिनस मटेरियल्स। दोस्तों केबल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए बिटुमिनस मटेरियल से, ये आई रूल 39 कहता है। तो याद रखिएगा आई रूल 39 क्या कहता है, केबल्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय बिटुमिनस मटेरियल्स। चलिए बढ़ते हैं 44 की तरफ। इंस्ट्रक्शन फॉर देखिए ये जो 44 है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल शॉक से रिलेटेड है। इसमें मेंशनड है इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक, फर्स्ट एड बॉक्स मस्ट बी देयर। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल शॉक के थ्रू पर्सन को क्या क्या रिकवरी देनी चाहिए, कैसे रिस्टोरेशन करना चाहिए, कैसे उस पर्सन को ट्रीट करना चाहिए, वो इलेक्ट्रिकल शॉक से जो रिस्टोरेशन होता है उसकी जो क्या क्या प्रोसेस है वो आई रूल 44 में मेंशनड है। याद रखिएगा इंस्ट्रक्शंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। देखिए वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स मस्ट बी देयर, ये आई रूल 44 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आई रूल 46 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 46 में आप देख रहे होंगे पीरियडिकली इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर्स इंस्टॉलेशन। देखिए 46 के तहत थ्रू ये कहता है कि जो समय समय पे जांच होना चाहिए, जो कंज्यूमर के प्रीमिसेस में इंस्टॉलेशन किए गए हैं उसका एक समय पीरियडिकली जांच होना चाहिए, एक इंस्पेक्शन होना चाहिए कि सारे इक्विपमेंट सही वर्क कर रहे हैं, सारे प्रोटेक्टिव डिवाइस सही हैं, सेफ्टी मेजर्स ये सब चेक होने चाहिए, टेस्टिंग होते रहना चाहिए प्रॉपर। ये आई रूल 46 के थ्रू मेंशनड है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आई रूल 48, प्रिकॉशन अगेंस्ट लीकेज बिफोर कनेक्शन। देखिए दोस्तों, लीकेज से जो प्रिकॉशन होना चाहिए वो आई रूल 48 में मेंशनड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखेंगे। मैंने स्टार मार्क यहाँ मार रहा हूँ, याद रखना है। जो लीकेज से प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रिकॉशंस होनी चाहिए, वो आई रूल 48 में मेंशनड है। चलिए बढ़ते हैं आई ई रूल 49 की तरफ, लीकेज ऑन कंज्यूमर्स प्रीमिसेज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 48 में प्रिकॉशंस बताया और यहाँ पे 49 में बता रहा है कि लीकेज ऑन कंज्यूमर्स प्रीमिसेस किस रूल्स में मेंशन है, तो 49 में है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं कि हम लोग कौन कौन से डिवाइस यूज करते हैं लीकेज से प्रोटेक्शन के लिए। तो दोस्तों हम दो तरह के डिवाइस प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, एक होता है RCCB एंड ELCB। RCCB डैट मीन्स रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर एंड ELCB डैट मीन्स अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। लीकेज से प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों हम लोग दो तरह का डिवाइस यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने मेंशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसी को नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 49 में एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है,
कि RCCB इज कनेक्टेड टू फेज एंड न्यूट्रल वायर्स। एग्जाम में पूछा गया है कि RCCB जो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है उसको कहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा ये फेज एंड न्यूट्रल वायर में कनेक्ट होते हैं ओनली, सिर्फ फेज एंड न्यूट्रल वायर्स में। और एक चीज़ और इसके बारे में मैंने लिखा है, पढ़िएगा। RCCB कैन डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ अर्थ फॉल्ट दैट इज 100% फॉल्ट प्रोटेक्शन। दोस्तों याद रखना है कि 100% फॉल्ट प्रोटेक्शन या फॉल्ट का डिटेक्शन ये करता है, याद रखना है RCCB। वहीं पूछ देगा कि ELCB जो है वो किस तरह का फॉल्ट प्रोटेक्शन देता है और कहाँ इसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए मैंने इसके बारे में भी यहाँ पे लिख दिया है कि इट इज़ कनेक्टेड टू फेज न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स। देखिए फेज न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स, जबकि इसमें मैंने बोला था RCCB में फेज एंड न्यूट्रल वायर्स ओनली। चलिए इस चीज़ को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। फिर आगे देखिए इसके बारे में कुछ और लिखा है कि इट डिटेक्ट्स ओनली दोज इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन विच द अर्थ लीकेज करंट फ्लोज थ्रू द मेन अर्थ वायर। इस पॉइंट को भी आप देख लीजिएगा। मैं PDF इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे जरूर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं @इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। तो दोस्तों जितने मैंने भी बताए, देखिए यहाँ पे दो चीज़ बताएं, RCCB एंड ELCB। RCCB को फेज एंड न्यूट्रल वायर्स में कनेक्ट करते हैं ओनली, वहीं ELCB जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है उसे हम फेज न्यूट्रल एंड अर्थ वायर यहाँ कनेक्ट करते हैं। इसी को याद रखना है। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को डिटेक्ट करता है जो अर्थ लीकेज करंट फ्लो थ्रू मेन अर्थ वायर, जो मेन अर्थ वायर से फ्लो होता है उसको सिर्फ डिटेक्ट करता है। जबकि RCCB जो है किसी तरह का भी अर्थ फॉल्ट डिटेक्ट कर लेता है, डैट मीन्स कि 100% फॉल्ट डिटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आई रूल की तरफ। IE रूल 50 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, याद रखना है इसी को, सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी। फिर IE रूल 51 प्रोविजंस अप्लीकेबल टू मीडियम हाई और एक्स्ट्रा वोल्टेज इंस्टॉलेशन, ये भी देख लेना है आपको। चलिए बढ़ते हैं IE रूल 52 की तरफ। अपील टू इंस्पेक्टर इन रिगार्ड्स टू डिफेक्ट्स। अगर किसी तरह का भी डिफेक्ट आता है तो आप जो निरीक्षक हैं, इंस्पेक्टर है, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एक बार आकर जितने डिफेक्ट्स हैं उसे देख लें, एनालाइज कर लें। ये आई रूल 52 के थ्रू मेंशन है, याद रखना है इस चीज़ को। देखिए दोस्तों अब जो आया है बहुत इंपॉर्टेंट आया है, इसे आप पहले ही स्टार मार्क कर लें। IE रूल 54 दोस्तों इसमें कहा गया डिक्लेयर वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर्स। आपसे यह पूछा हुआ बहुत बार आपने भी एग्जाम्स में देखे होंगे कि वोल्टेज रिलेटेड कि डिक्लेयर वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर्स किस आई रूल के थ्रू मेंशन है। तो याद रखना आई रूल 54 इसमें यह भी है कि इसमें कितने % का वेरिएशन होता है। तो देखिए वो छूट गया था पॉइंट, वो मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। तब तक पहले आप देख लीजिए उसे जो मैंने मेंशन किया है आई रूल 54 में। देखिए दोस्तों आई रूल 54 के थ्रू लो और मीडियम वोल्टेज के लिए जो वेरिएशन होना चाहिए वोल्टेज का वो ±6% होना चाहिए। देखिए लो वोल्टेज का जो क्राइटेरिया है, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 और एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है 2003 उसके थ्रू भी मेंशन है कि लो वोल्टेज का जो क्राइटेरिया है वो 0 से 250 वोल्ट है। दोस्तों इस चीज़ को याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ ही चीज़ है। लो वोल्टेज का क्राइटेरिया कितना है तो 0 से 250 वोल्ट। भाई मीडियम के लिए कितना है तो 250 से 650। अगर आप टेस्ट बुक पे टेस्ट कहीं मारते होंगे तो वहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा कि टेक्स्ट बुक पे कि मीडियम वोल्टेज का रेंज पूछ लेगा वगैरह पूछ लेगा, तो देखिएगा 650 वोल्ट तक का दिया हुआ रहता है। तो याद में रखना ये भी सही है, ये डाटा भी याद रखना है आपको। फिर देखिए वहीं पे आप हाई वोल्टेज के लिए देखेंगे तो +-6% ऑन हायर साइड एंड +-9% ऑन लोअर साइड। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फॉर हाई वोल्टेज दैट मीन 650 वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक के लिए जो वेरिएशन होना चाहिए वो 6% होना चाहिए हायर साइड में। देखिए जो मतलब हाई वोल्टेज साइड है उधर तो वेरिएशन कम होना चाहिए, इसलिए 6%। लेकिन जिधर थोड़ा वोल्टेज कम है, जो लो वोल्टेज साइड है, उधर थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 9% का वेरिएशन हम यहाँ अलाउ करते हैं लोअर साइड में। वहीं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करें तो 10% का वेरिएशन देते हैं हायर साइड में, और वहीं जो लोअर साइड होता है उधर 12.5% का वेरिएशन देते हैं। इसी को याद रखना है। तो याद रखना जो मैंने 54 रूल्स बताए, इसके 3 पॉइंट्स भी बताएं, वो बहुत डेफिनेटली एग्जाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आई रूल 55 की तरफ, जो छोड़ के आगे बढ़ गए थे। देखिए दोस्तों आई रूल यहाँ पे डाटा मैंने यहाँ पे डाटा भी यहाँ पे एक चीज़ दिया है, देखिएगा आप एक चीज़ देखिए। आई रूल 55 जो है वो एक चीज़ मेंशन यहाँ पे कर दिया हूँ मैंने कि आई रूल 55 जो है डिक्लेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर्स। सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए कंज्यूमर्स के लिए, तो उसका एक रेंज है कि +-3% का वेरिएशन होना चाहिए, उतना अलाउएबल है। +-3% हो सकता है। डैट मीन्स ये डाटा भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि कितना रेंज रहता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क पहले कर रखा है। 48.5 टू 51.5 हर्ट्ज, इसी के रेंज में सप्लाई का कंज्यूमर्स के पास फ्रीक्वेंसी का सप्लाई होना चाहिए। तो याद रखेंगे 3% का वेरिएशन अलाउड है। वहीं जो वोल्टेज का वेरिएशन 3 रेंज बताया मैंने, हाई के लिए, मीडियम के लिए, लो के लिए बताया, तो उसे भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं, इसे स्टार कर लेंगे, ये भी स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
आई रूल 56 की तरफ, सीलिंग ऑफ मीटर्स एंड कटआउट्स। देखिए दोस्तों, जब आपकी एनर्जी मीटर आपके यहाँ लगते होंगे तो वहाँ सेल करता है, कटआउट्स कुछ निकालते हैं, तो उससे रिलेटेड टर्म है कि 56 में ये मेंशन है, देख लेंगे आप। वहीं 60 आई रूल 60 जो है, टेस्ट फॉर रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन, जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस का टेस्ट होता है वो आई रूल 60 में मेंशन है, देख लेंगे इस चीज़ को। वहीं आई रूल 61, आई रूल 61 जो है वो कनेक्शन टू अर्थ है। देखिए आपसे कई बार एग्जाम में सवाल पूछा होगा कि मोटर में कितने अर्थिंग का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसी से रिलेटेड टर्म है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कनेक्शन टू अर्थ आई रूल 61 कहता है कि फॉर मोटर फ्रेम के लिए 2 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट अर्थ कनेक्शंस आर रिक्वायर्ड। देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि 3 फेज मोटर के लिए कितने अर्थिंग चाहिए, तो याद रखेंगे 2 अर्थिंग चाहिए, स्पेशल चाहिए और सेपरेट डिस्टिंक्ट चाहिए, मतलब कि अलग अलग अर्थिंग चाहिए, ना कि एक ही। 2 अर्थिंग चाहिए, अलग अलग चाहिए, इस चीज़ को याद रखना है। मोटर फ्रेम के लिए या मोटर के लिए 3 फेज मोटर पूछ दे तो याद रखना है 2 अर्थिंग चाहिए। सिंगल फेज मोटर के लिए 1 अर्थिंग चाहिए, लेकिन वही 3 फेज मोटर है तो 2 अर्थिंग आपको डेफिनेटली चाहिए। और एक चीज़ और कि अर्थिंग कहाँ से एटलीस्ट उस, मतलब कि अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो मतलब एक लिमिट तक चलता है, लेकिन अगर 125 वोल्ट के ऊपर जाएंगे, ये रूल में मेंशन है कि अगर आप 125 वोल्ट के ऊपर यूज कर रहे हैं, सप्लाई का यूज कर रहे हैं, तो आपको अर्थिंग मस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि 125 वोल्ट के ऊपर अर्थिंग होना एकदम अनिवार्य है, कंपलसरी है, ये आई रूल 61 में मेंशन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आई रूल 63 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रूवल बाई इंस्पेक्टर, जो अप्रूवल होना चाहिए किसी भी चीज़ का, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का जो अप्रूवमेंट होता है वो इंस्पेक्टर के द्वारा होना चाहिए, वो आई रूल 63 में मेंशन है। वहीं दोस्तों आई रूल 77, जिसे मैंने पहले से स्टार मार्क कर रखा है, आप भी कर लेंगे। देखिए स्टार मार्क है कि क्लियरेंस अबव ग्राउंड ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर, जो निचला कंडक्टर होता है, जो निचला चालक होता है, जो मतलब ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर होता है, उससे निचला जमीन का जो ग्राउंड का जो क्लियरेंस होना चाहिए, जो मतलब ऊंचाई होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, दोनों के बीच डिस्टेंस एटलीस्ट कितना होना चाहिए, उसके बारे में जो मेंशन है, जो उसके बारे में जो डिस्टेंस मेंशन है वो आई रूल 77 में, और उसका प्रोविजन भी 77 में, याद रखेंगे। वहीं आई रूल 78 में उसे मेंशन कर दिया है कि क्लियरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड ट्रॉली वायर्स, जो ट्रॉली वायर्स होते हैं, जो ट्रेन वगैरह में आप देखे होंगे, जो आप उसके बीच और जो कंडक्टर्स हैं उसके बीच में जो आपका वो होना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए, डिस्टेंस जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो आई रूल 78 में मेंशन है। वहीं आई रूल 79 की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। जब मैं टेक्निकल का क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो इससे क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम रहेगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, वहाँ पे मैं पूछूंगा तो आपको बताना होगा। देखिए दोस्तों, आई रूल 79 कहता है कि क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग्स ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन्स एंड सर्विस लाइन्स, लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज लाइन का जो ट्रांसमिशन लाइन वगैरह होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन वगैरह होते हैं, उससे ग्राउंड का क्लियरेंस कितना होना चाहिए, ये आई रूल 79 में मेंशन है। इसका एग्जैक्ट डाटा मैं आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा वहाँ करवा दूंगा कि कितना है। ऐसे आप अभी जान ले कि इस लो एंड मीडियम के लिए 5.8 मीटर होता है, आप अभी एक रफ डाटा जान ले 5.8 मीटर है। बाकी हाई के लिए, एक्स्ट्रा हाई के लिए वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जब क्वेश्चन लाऊंगा उस समय अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप इतना जान ले कि लो और मीडियम के लिए 5.8 मीटर का अप्रॉक्स होता है। फिर देखिए आई रूल 80 में कहता है कि क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग्स ऑफ हाई एंड एक्स्ट्रा हाई लाइन्स, मतलब कि बिल्डिंग होते हैं उससे जो हाई लाइन्स होते हैं, एक्स्ट्रा हाई लाइन्स होते हैं, उनके बीच क्लियरेंस कितना होना चाहिए। इस बार बिल्डिंग से बात किया कि अगर किसी बिल्डिंग से के ऊपर से अगर ट्रांसमिशन लाइन गुजरा है, पास हुआ है, हाई टेंशन वायर पास हुआ है, तो उसके बीच का क्लियरेंस कितना होना चाहिए, तो वो उसका जो प्रोविजन, उसमें जो डाटा मेंशन है वो आई रूल 80 में मेंशन है, याद रखेंगे। वहीं देखिए कुछ पॉइंट्स, जैसे आई रूल 75 के मैं बात कर लेता हूँ, 80 लिख दिया था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैं बाद में मेंशन कर दिया हूँ। अगर जॉइंट्स पूछ रहे कि जॉइंट्स बिटवीन कंडक्टर्स ऑफ ओवरहेड लाइंस शैल बी मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रिकली सिक्योर, 21 रूल के थ्रू मेंशनड है, तो याद रखना है 75, आई रूल 75 में मेंशनड है, जॉइंट से रिलेटेड, याद रखना है जॉइंट्स। वहीं आई रूल 73 की बात करें तो सप्लाई टू एक्सरे एंड हाई फ्रीक्वेंसी इंस्टॉलेशन आई रूल 73 में मेंशनड है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आई रूल्स की तरफ। आई रूल्स 81 में मेंशन है दोस्तों कि कंडक्टर्स एट डिफरेंट वोल्टेज ऑन सेम सपोर्ट, कि सेम सपोर्ट पे सेम डिफरेंट वोल्टेज के लिए कंडक्टर का किस कंडक्टर का यूज कर सकते हैं, कि कंडक्टर्स एट डिफरेंट वोल्टेज ऑन सेम सपोर्ट, जैसे कोई अगर ट्रांसमिशन का कोई सपोर्ट है, कोई पोल है, तो डिफरेंट वोल्टेज के लिए उसके जो कंडक्टर्स हैं उस पर लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आई रूल 81 में मेंशन है। वहीं देखिए आई रूल 88 में जो है वो गार्डिंग से रिलेटेड है, याद रखना है गार्डिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आई रूल 92 की तरफ। आई रूल 92 में मेंशन है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग, अगर लाइटनिंग होता है तो उसका प्रोटेक्शन कैसे करें, क्या प्रोविजंस है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, उसके कैसे प्रोटेक्शन करने चाहिए, वो आई रूल 92 में मेंशन है, आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। वहीं आई रूल 100 में लीकेज ऑन कंड्यूट सिस्टम एंड आई रूल 122 में केबल से रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो थे आई रूल्स मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है,
और डेफिनेटली आप इसे रिवीजन करेंगे, 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे। डैट मीन्स आपका ये क्लियर होना चाहिए। जिसे मैं स्टार मार्क करके बढ़ाऊँ वो तो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए, वो आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछेंगे। ऐसा नहीं कि जिसे स्टार नहीं किया, मार्क नहीं किया, उसे आप नहीं देखेंगे, उससे भी देखेंगे, लेकिन जिसे मैं करते हैं उसे तो डेफिनेटली आप याद कर लेंगे। वो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और हमारे चैनल को दोस्तों आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपकी जो मेरी वीडियोज़ हैं, जो मेरे कंटेंट्स हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।